क्लियर है? तो ये सारे m सेल जो है इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई? m अपॉन r। अब सारे सेल्स जो हैं इनकी ईएमएफ निकालेंगे। तो जब हमने ये पढ़ा था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये वाला, ठीक है, पीछे रेजिस्टेंसेस वाला किया था, उसमें ई जो है अब सभी का क्या है, सेम रहेगा। तो उससे क्या आएगा हमारे पास, उससे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां से निकाल लेते हैं पहले आर पी, रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या आया, आर अपॉन एम। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सारे सेल्स के रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, टोटल तो सारे सेल्स की रेजिस्टेंस कितनी है, आर अपॉन एम, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। तो सारे के सारे सर्किट जो है इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब एम सेल्स की ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, इट इज ई। अब टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ कितनी है, एम इंटू, सॉरी टोटल ईएमएफ है ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा टोटल करंट इन द सर्किट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई ऊपर ई आ गया, नीचे एलसीएम ले लो, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर अपॉन एम आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स। देखिए कैसे है, अब ये m के ऊपर चला जाएगा, तो I क्या आएगा, m इंटू ई अपॉन r प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल R। ये होगा टोटल करंट इन द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, अब करते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, फर्स्ट स्पेशल केस लिखिए, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज
greater than internal resistance of M cells external resistance is greater than internal resistance of M cells. First special case, यानी कि कैपिटल R is greater than MR. तो क्या निगलेक्ट हो जाएगा? M small r is neglected. ओके बेटे, तो ये चीज जो है आपकी MR ये निगलेक्ट हो जाएगा. तो आपके पास करंट क्या बचा? स्मॉल m e अपॉन स्मॉल r, यानी टोटल करंट इन द सर्किट m टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल m टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल. पैरेलल में इस तरह से जोड़े तब हमें फायदा हो सकता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सारे सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए. दूसरा स्पेशल केस लिखिए. when internal resistance of M cells is greater than external resistance तो I क्या था हमारे पास? M E अपॉन R प्लस M R था. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो R जो होगा, स्मॉल r इज सॉरी कैपिटल R इज नेग्लेक्टेड. कैपिटल R इज नेग्लेक्टेड मतलब हमारी ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी. एक मिनट जरा, कुछ गड़बड़ है. यहाँ पे गलत है, पिछला पीछे जाओ. स्मॉल r निगलेक्ट किया हमने, ठीक है, ये निगलेक्ट किया, तो यहाँ पे आना था मेरा M E अपॉन स्मॉल
R निगलेक्ट होगा अपॉन M इंटू कैपिटल R, स्मॉल m से m कट गया, तो ये आना था। पिछला फर्स्ट केस देख लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए रुचिका। तो ये आएगा करंट ड्यू टू सिंगल सेल। फर्स्ट में देख लीजिए, वहां मेरे से मिस्टेक हुई। एक्सक्यूज मी सर, सर जो हमने टोटल करंट इन अ सर्किट निकाला, सर वहां पे हमने एम को ई के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? एक मिनट बेटे, मेरे को वॉल्यूम थोड़ा अप करने दे। हाँ बोलो बोलो अब। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जब हमने टोटल करंट इन अ सर्किट निकाला तो वहां पे हमने एम को ई के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया? सर मतलब वो कैसे हुआ? हे प्रभु, अब आपको बताते हैं। देखिए, ये m डिनोमिनेटर में था, इसने ऊपर सर जाना। हमने मतलब सर हमने मैथ्स में पढ़ा था कि जब मतलब इस तरह से दिया हो तो हम फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड टर्म को थर्ड के साथ करते हैं। तो सर इस वाली इक्वेशन में जो मतलब फोर्थ टर्म आएगी वो तो फिर 1 आएगी ना? क्यों 1 आएगी? एम के नीचे क्यों एम अपॉन 1 आएगा। क्यों? अरे ये अलग है, ऊपर देखो, ये टोटल ईएमएफ, ये ऊपर टोटल ईएमएफ है, अलग है। हम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ नीचे वाले को, टोटल रेजिस्टेंस को। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R अपॉन M प्लस कैपिटल R। जब हमने नीचे का एलसीएम ले लिया, नीचे का हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा हमारे पास? नीचे हमारे पास बचा M, और ये M जो होगा इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये नीचे M, तो ये अलग टर्म है ना बेटा, ये अलग है। आप ऐसे बोल रहे हो ना कि जैसे ऐसे लिखा है 1/2 अपॉन 3/4, यही बोल रहे हो। तो आप इसको कैसे लिखते हो फिर? आप इसको ऐसे रीड करो ना, E अपॉन 1, E अपॉन 1 क्या होगा? E ही होगा। समझ रहे हो? E अपॉन 1 क्या होगा बेटे? E नहीं होगा। आप इसको, ये मैंने लिखा है आपको। मैं एक मिनट, चलो पहली बार तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मजा आएगा। देख, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि I है E अपॉन, है ना, R अपॉन M प्लस कैपिटल R। ओके, मैंने इसको लिख दिया E अपॉन 1 अपॉन एनीथिंग अपॉन 1, वही रहता है। ठीक है, एनीथिंग इंटू 1 वही रहता है। ठीक है, अब नीचे हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया? M आया। तो M से M कट गया, तो यहां तो सिंपल R ही रह गया। ठीक है, और ये M यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M इंटू कैपिटल R। अब ये कुछ इस तरह से बन गया 1/2 अपॉन 3/4। ऐसा ही बन गया ना, 1/2 अपॉन 3/4। अब आप इसको लिखोगे कैसे? 1/2 अगर इंटू करके तो 4/3 नहीं लिखोगे? ठीक है, तो 4/3 लिखोगे। तो आप खुद देख लो कि ये जो हमारा 4 था ये कहां चला गया? बोल बोल बोल, कहां चला गया? एनीबॉडी एल्स डाउट? न्यूमरेटर में। है
4 न्यूमरेटर में चला गया। हाँ, ऊपर चला गया क्योंकि वहां पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, m से ही होगा, सॉरी e से ही होगा। रुचिका क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? बेटे बिकॉज यहाँ पे 1 है, अगर 1 नहीं होता, कुछ और नंबर होता, तब देन आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कहा जाता। आप इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये इस फॉर्म में नहीं है, ये है 1/2/3। तो जब हम इधर देखो, ये लिखा हुआ है 1/2/3, 1 ये है। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे, इक्वल टू 1 इंटू क्या करेंगे, 3/2। अब क्लियर हुआ? बोल 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 बोल, मैं वेट करूंगा, कोई बात। फिर से बता रहा हूं, हमारे पास है 3/5/3, 3 के नीचे 5/9 है। ठीक है, ओके। मैंने 3 को वैसे ही लिखा। जब ये चीज ऊपर जाएगी तो इसकी रेस टू पावर क्या होगी, -1। इस तरह से ऐसे लिख पाएंगे ना इसको, 5/9 रेस टू पावर -1 लिख पाएंगे। ठीक है, तो रेस टू पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 9/5। ये आया 3 इंटू 9/5। तो यहाँ पे 9 क्या है हमारा, m है, और 3 क्या है हमारा, e, और 5 क्या था हमारा, r प्लस m इंटू कैपिटल R। अब क्लियर हुआ? नहीं? यस सर। जो आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे वो भी सही है, पर वहां पे 4 नंबर्स थे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए, दोनों से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। चले आगे। तो अब हमारा स्पेशल केस था, स्पेशल केस था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सेल्स की ग्रेटर हो देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट मींस स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, R जो होगा निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास I क्या आएगा, m इंटू ई अपॉन स्मॉल r, क्योंकि यहां नीचे जो m इंटू कैपिटल R था उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गई सिंगल सेल का करंट E अपॉन R इंटू m, यानी m टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात होती है, डाउट नहीं रखना है अपने मन में, ओके। तो हमने कंक्लूजन क्या लिखना है इसमें, लिखे इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स
maximum current can be drawn if internal resistance of cells is greater than external resistance. तो आज हमारा ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और चैप्टर फर्स्ट का रिव्यू कर लें हम स्टार्टिंग से। तो चैप्टर फर्स्ट का सबसे पहली बात तो है कि नाम था इलेक्ट्रिक करंट और यूनिट का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और करंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है, इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। पंखा चल रहा है सर के ऊपर, पंखा चल रहा है नीचे, बेबी पढ़ रहा है, तो वो कैसे होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। क्लास लग रही है, फोन चार्ज हो रहा है, सारा कुछ चल, मतलब जो कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हमारी लाइफ जीरो हो जाएगी। खाना पीना सोना, उसके अलावा कुछ नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। हम अपना हर काम जो है, अब हमारा जो हर काम है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कर रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक था करंट, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच थी फिजिक्स की, विच इज इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द चार्जेस। करंट कैरियर सॉलिड्स के अंदर पड़े, तो हमने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दीज आर द करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स। फिर करंट कैरियर्स हमने लिक्विड्स के अंदर पढ़े, हमने बोला आयंस जो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस लिक्विड्स के अंदर। अगर आप स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में जाओ, अपने नोट्स में देखो, तो लिक्विड्स के अंदर आयंस होते थे पॉजिटिव नेगेटिव। गैसेस के अंदर गए तो वहां भी गैसेस आयनाइज जब होती थी वो भी आयंस प्रोड्यूस करती थी, और वो आयंस रिस्पॉन्सिबल होते थे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। उसके हमने डेफिनेशन करी, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, पर फिर भी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन हो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट क्या होता है? कौन चलते हैं? चार्जेस किसी टाइम के लिए चलेंगे तो कोई टाइम कंज्यूम करेंगे, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या हो गया? करंट हो गया, ठीक है। चार्ज के यूनिट होते थे कूलम, टाइम के यूनिट होते थे सेकंड, तो करंट के यूनिट क्या हो गए? कूलम पर सेकंड। और कूलम पर सेकंड का हमने नाम रख दिया एम्पियर, ठीक है। हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया। 1 एम्पियर वो करंट है जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। कितना सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बोला कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को फ्लो करेगा। दूसरी बात हमने ये कही, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो करता है। जो डायरेक्शन ऑफ ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करता है उसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। ऑपोजिट फ्लो करता है उसको बोलते हैं हम, सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और हम जितना भी पढ़ते हैं हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया इलेक्ट्रिक करंट को। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट हो, चार्जेस चलते हैं भैया, कैसे चलते हैं? हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो चार्जेस को क्या हुआ? वो चलना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए एक साइड पे, है ना। मैं डंडा लेके आया तो फटाफट आप क्लास की तरफ को भागते हो। तो डंडा मतलब देयर इज सम फोर्स, एंड फोर्स ड्यू टू
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में सिर्फ एक आर का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे 2 आर होते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नीचे 1 आर होता है, सिर्फ एक आर का डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सेम, पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो हम जब ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही बात होती है, कंसेप्ट सेम है। दोनों का पर्पस एक फोर्स को अप्लाई करना है उन चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, जो रेंडमली इधर उधर भाग रहे थे। किसके कारण भाग रहे थे? सिर्फ टेम्परेचर के कारण भाग रहे थे। तो टेम्परेचर के कारण उनके पास सिर्फ क्या थी? थर्मल वेलोसिटी थी। टेम्परेचर के कारण उनके पास क्या थी? सिर्फ थर्मल वेलोसिटी थी। ठीक है, अगर हम उस थर्मल वेलोसिटी की एवरेज निकालते थे तो वो एवरेज क्या आती थी? हमारे पास 0 आती थी। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा, देखो थ्योरी मैथमेटिकली आप प्रूव कर लोगे, थ्योरी समझो। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करा तो एक तरफ हमने पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव जोड़ा, दूसरी तरफ बैटरी का नेगेटिव जोड़ा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ को वो अट्रैक्ट होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। पर जब वो भाग रहे हैं तो उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, आयंस भी होंगे, एटम्स भी होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन बेचारे उन एटम के साथ, आयंस के साथ टकराते हैं, रुकते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, आगे फिर टकरा जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, उठते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, बिकॉज पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर उनको कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू कूलम्स फोर्स। अब वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं किसी कंडक्टर के अंदर, हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चलना शुरू होते हैं। तो हमने वहां पे क्या मान लिया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी 2 तरह की वेलोसिटीज है किसी कंडक्टर के अंदर। एक तो उसकी वेलोसिटी है टेम्परेचर के कारण, जो है थर्मल वेलोसिटी, और दूसरी उसकी वेलोसिटी है किसके कारण? जो कूलम फोर्स लग रही है उसके कारण वो एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आएगी? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। पर यहाँ पे हम टाइम की बात नहीं करेंगे। कोलिजन्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उठा, भागा, फिर कोलिजन हो गया, इलेक्ट्रॉन फिर उठा, फिर भागा, फिर कोलिजन हो गया। तो 2 कोलिजन के बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब वो बेचारा आराम से चल रहा है, रिलैक्स होके चल रहा है, दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। फिर आगे उसका कोलिजन हो जाए, तो जब तक उसका कोलिजन नहीं हुआ तो वो रिलैक्स है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है जिसमें उसका कोलिजन नहीं हो रहा है उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ को, तो उसके पास जो टाइम बिटवीन द 2 कोलिजन्स होगा वो टाइम क्या होगा? टाउ होगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो उसके पास 2 तरह की वेलोसिटीज आ जाएगी। एक आ जाएगी टोटल वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, थर्मल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। अब मास इसका सेम है, कूलम फोर्स भी सेम लग रही है, मास सेम है, कूलम फोर्स सेम लग रही है, एफ ही लग रही है। ठीक है, मास भी कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसलिए हम एक्सेलरेशन को नहीं छेड़ते हैं। पर हम जो रिलैक्सेशन टाइम है होगा क्या कि कभी कोलिजन जल्दी हो जाएगा, कभी कोलिजन देर से होगा। तो कभी रिलैक्सेशन जब जल्दी हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, देर से हुआ तो ज्यादा देर तक रिलैक्स रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन जो है वो चल रहा है, भाग रहा है, तो उसकी टोटल वेलोसिटी जो है थर्मल वेलोसिटी प्लस ये कोलिजन के दौरान की वेलोसिटी जो होगी वो होगी।
ठीक है, और हम इन टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं टोटल वेलोसिटी v1 v2 निकालूं, इनका मैं एवरेज निकालूं, तो उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है एक के पीछे एक आराम से ऐसे ऐसे चल रहे हैं, जैसे सड़क के ऊपर जाम लगा हो तो सारे व्हीकल कैसे चलते हैं, एक दूसरे के पीछे ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी तो हमारे पास जो रिलेशन आया था दैट वाज vd ये आया, वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये आ गया, ये हमारे पास आई ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉन जी भैया ड्रिफ्ट करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, जब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसके अक्रॉस एक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पर इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने के कारण करंट कैसे फ्लो करता है, तो वो चीज हमें समझ कहां से आई कि हमने जब ये रिलेशन निकाला I इज इक्वल टू NEAVD, हमने ये कहा कि कंडक्टर जो है उसके अंदर अगर n इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा तो कंडक्टर का वो A है, और जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चल रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगा I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, इस एक्सप्रेशंस को अगर आप करें तो यहां से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब करंट फ्लो हो गया, हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है। यहां तक पहुंचे, तो अगर करंट फ्लो करता है, भैया म्यूट रखा करो, नहीं घर के मम्मी पापा के झगड़े भी सुनाई देंगे। ठीक है ना, सारे म्यूट रखा करो, जब जिसने बात करनी हो वही ऑन करें। तो भुला दिया ना, करंट हमें यहां पता चल गया करंट फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट कब करते हैं, जब हम उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन हो रहा था उससे करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, तो कोलिजन से हमें एक नई चीज मिली, एक नया वर्ड मिला, दैट इज रेजिस्टेंस। कि करंट के फ्लो को कंडक्टर के अंदर कोई रोक सकता है, उसका नाम है रेजिस्टेंस। अब वो रेजिस्टेंस आती कहां से है, वो रेजिस्टेंस तब आती है सुगम कायस्था जब कंडक्टर जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ को जा रहे हैं और उनका बार बार कोलिजन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन स्मूथली चलते तो उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता, करंट आराम से चलता। ठीक है, अब वो जो कोलिजन हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बाकी के आयंस या एटम्स के साथ, उसके कारण जो कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होती है जो करंट के फ्लो को ऑब्स्टेकल करती है, रोकती है, धीरे करती है, स्लो करती है। क्लियर हुई बात। तो यहां से हमें एक वर्ड मिला, और ये चीज किसने डिजाइन की, किसने डेवलप की, वो था उस साइंटिस्ट का नाम था ओम्स। इसलिए उस साइंटिस्ट का नाम क्या पड़, जो लॉ है इसका नाम क्या पड़ गया, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ ने ये कहा, ओम्स ने ये कहा कि करंट जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, वो उसके अप्लाइड आपकी जो रहती है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही बोला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उतना ही उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यही तो है ओम्स लॉ। ठीक है, पर उसने बोला कि
या ये बोल सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक ही बात है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो V विल इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट दैट 1/r into V, और इस 1/r को उसने नाम दे दिया रेजिस्टेंस, और उसने बोला कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज द collisions of the moving electron towards the positive end of the conductor, इसके कारण जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। अब आप कोलिजन करो अपने दो हाथों का, सारे बच्चे जो हैं, कोई गेम हो जाए, सामने ऐसे दिखा के करो, मैं करूं अपने हाथ का कोलिजन आपके गाल पे। अब जब कोलिजन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। कोलिजन जब होता है तो हीट प्रोड्यूस, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करती है। रेजिस्टेंस के कारण किसी कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। आपका कोई भी अप्लायंसेस जलेगा, चाहे कोई भी चीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जलेगा, तो उसमें उसके जलने के फैन जल जाता है, कई बार आपकी मिक्सी जल जाती है, आपका गीजर जल जाता है, कई चीजें जल जाती हैं। तो क्या होता है, जब करंट ज्यादा आ गया, बढ़ गया, ठीक है, तो जितनी उसके अंदर रेजिस्टेंस थी वो उसको रोक नहीं पाई। करंट ज्यादा होगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने 10th में पढ़ा था, बोलता है H = I²RT, जिसके कारण क्या होता था, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है और आपके अप्लायंसेस वगैरह जल जाते हैं। तो यहां तक तो ये था कि बेसिक करंट का ओरिजिन क्या, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, सारा कुछ, ठीक है। और यहां से हमने ओम्स लॉ को भी और हमने जब रेजिस्टेंस को निकाला तो रेजिस्टेंस हमारे पास आई, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही थी लेंथ, कंडक्टर की लेंथ और कंडक्टर के एरिया के ऊपर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर भी डिपेंड कर रही थी, ठीक है। अब मूव कौन कर रहे थे, चार्ज, उनके ऊपर भी डिपेंड कर रही थी, और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रही थी। पर हमने ये देखा कि कंडक्टर है, उसकी लेंथ तो फिक्स ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स रहेगा, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स रहेगा, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके चार्ज भी फिक्स ही होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। और रिलैक्सेशन टाइम किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, जब उनके कोलिजन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन जो है उनसे रिलेटेड है। कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कोलिजन कम होंगे, रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। यहां से फिर उसने एक नया वर्ड आल्सो उसने दिया, वो रेजिस्टिविटी दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। वो भी रेजिस्टेंस के साथ ही रिलेटेड है कि अगर कंडक्टर की लेंथ 1 हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 हो, resistivity is a resistance of a conductor of unit area and unit area of cross section and of unit length। ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी, रेजिस्टिविटी जो होगी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। यहां से हमने एक चीज सीखी, हमने ए और एल को 1 कर दिया तो रेजिस्टिविटी हमारे पास रो, ये क्या आ गई, एम, ठीक है। यहाँ पे एन भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यहाँ मैं एन छोड़ गया, एन आएगा NE²। अब यार रेजिस्टिविटी फिर से मास कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, फिर से किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन से के कोलिजन से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर तो यहाँ भी वही बात आ गई कि जल्दी कोलिजन होंगे, टाउ कम होगा और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, धीरे धीरे कोलिजन होंगे, टाउ ज्यादा होगा, ठीक है, और रेजिस्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी का उल्टा जो होता है वो होती है कंडक्टिविटी। तो इस तरह से इस चैप्टर को जब आपने पढ़ना है, सभी बच्चों ने जो अभी हैं अलाइव है मेरे साथ क्लास में, आंचल कपूर, मैंने तेरा फेस ही नहीं देखा आज तक, है कौन है तू, कैमरा बंद,
मम्मी सोच रही क्लास लगा रही होगी, बेटी सोई है। आंचल कपूर, यस सर। बेटे शक्ल तो दिखा दे, मैं देखूं है कौन। ब्लैंक स्क्रीन ही आ रही है आपकी, क्या सिग्नल नहीं होता आपके वहां? हाँ ये है, वेरी गुड। सोई थी, उठ गई, गुड मॉर्निंग। योर कैमरा इज ऑलवेज स्विच्ड ऑफ, व्हाई? क्या पूछ रहा हूं मैं? देखो बेटे, पढ़ोगे तो अपने लिए, माँ बाप फीस दे रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम है। अगर आप दोनों का यूटिलाइज करोगे, हमारी एनर्जी का यूटिलाइज करोगे तो पढ़ जाओगे, नहीं तो आज सारी उम्र रोते रहोगे, ये याद रखना। अभी तो हम दोनों बुरे लगते हैं, पेरेंट्स भी बुरे लगते हैं, टीचर भी बुरे लगते हैं। मैं आपको कई दिनों से बोल रहा, एक अक्षित है कोई, ये एक आयुष धीमान है, कुछ बच्चों के कैमरा रेगुलर ऑफ रहते हैं। हमें, अब बाकी बच्चे हैं सभी कैमरा ऑन करके पढ़ रहे हैं, आप लोग 3-4 हैं जो क्लास तो लगाते हैं, पता नहीं ज्वाइन नहीं करते हैं कि पढ़ते भी हैं। क्या करवाया आज मैंने? हाँ चल, अब मुंह क्यों छुपा रही है? सामने रख, कैमरा सामने होता है। क्या करवाया आज मैंने? यस, व्हाट इज माय क्वेश्चन टू यू? आंचल कपूर, चलो बेटे, वेरी गुड, वेल डन। ऐसे कैमरा बंद रखो, रिजल्ट भी बंद ही आएगा। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ।